ये है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे हिला के ऑर्गेजम्स आते थे। और हाँ, अपने फ्री टाइम में ये एक साइंटिस्ट भी थे। अब इन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि लाइट सिर्फ एक वेव नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इन्होंने अपने पेपर्स उठाए और साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जाके बोले, ओए चूतियों, ये देखो लाइट ऐसे काम करती है। और साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा, ओह ऐसा है क्या, थैंक्स हमें बताने के लिए, ये लो कुछ अवार्ड्स। इसके बाद आए ये महाशय, इनका नाम था मैक्स प्लैंक और इन्होंने पहली क्वांटम थ्योरी दी थी। फन फैक्ट, बचपन में इनके टीचर ने इनसे बोला था, बेटा अब साइंस में कुछ नया ढूंढने को नहीं रह गया है। लोल। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कुछ ऐसे थी कि लाइट भले ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन ये ट्रैवल करती है छोटे एनर्जी के पैकेट्स में, जिसे प्लैंक क्वांटा बुलाते थे। तो इन्होंने अपने पेपर्स उठाए और साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जाके बोले, ओए चूतियों, लाइट एक्चुअल में छोटे एनर्जी के पैकेट से बनी है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला, ओह थैंक्स हमें बताने के लिए, ये लो कुछ अवार्ड्स पाई। उसी टाइम पे ये सज्जन इंसान जिनका नाम था जे थॉमसन पुडिंग खा रहे थे और इनके दिमाग में आया, आई वंडर अगर एक एटम भी पुडिंग की तरह दिखता हो। जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही उच्च लेवल की सोच है, क्योंकि जब मैं पुडिंग खा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि इसके बाद वॉलनट पुडिंग ऑर्डर करूँ या मैंगो पुडिंग या सीधा पिल, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास उतने पैसे नहीं रहते हैं। एनीवे, इसके बाद आए ये एल्बर्ट आइंस्टाइन और इन्होंने प्लैंक के काम को यूज करके प्रूव कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल है। मतलब लाइट अब एक वेव भी थी और एक पार्टिकल भी। व्हाट द फक लाइट, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एनीवे, आइंस्टाइन ने अपने पेपर्स उठाए और साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जाके बोले, ओए चूतियों, लाइट एक वेव और एक पार्टिकल दोनों है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा, ओह ऐसा है क्या, ये लो तुम भी कुछ अवार्ड्स ले लो। आइंस्टाइन चले गए और कुछ टाइम बाद वापस आके फिर से बोले, हाय गाइस, मैंने फिर से एक नई डिस्कवरी की है, कोई सुनना चाहेगा? साइंटिफिक कम्युनिटी ने दूसरे साइड से बोला, हाँ बोलो, अब क्या है? हाँ तो ये है मेरे फील्ड इक्वेशंस जो कि तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ओके थैंक यू वेरी मच, ये लो कुछ और अवार्ड्स। और सुनो, ये लो मेरे मास एनर्जी इक्विवेलेंस के इक्वेशंस। ओके। और ये लो मेरा वर्म होल्स का प्रेडिक्शन और ग्रेविटेशनल वेव्स का भी। हे भगवान बस करो अब। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये है मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं, रहने दो, हटाओ। ये क्या है आइंस्टाइन? बस लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और टाइम बदल सकता है और ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक का कर्वेचर है। बेसिकली तुम लोग अभी तक रियलिटी को एकदम गलत तरीके से देख रहे थे मादर। तो हाँ, बस फिर आइंस्टाइन को ताज मिल गया साइंस के बादशाह का। और फिर आए ये, नाम इनका रदरफोर्ड, और इन्होंने बोला, ओए चूतियों, एटम एक पुडिंग की तरह नहीं दिखता, एटम तो ऐसा दिखता है। सबने बोला ठीक है रदरफोर्ड, एटम ऐसा दिखता है। लेकिन फिर आए ये, नाम गिलबर्ट एन लुइस, और इन्होंने बोला एटम ऐसा दिखता है। सबने बोला ओके फक ऑफ रदरफोर्ड, एटम ऐसा दिखता है। लेकिन फिर आए ये नील्स बोर और इन्होंने कहा, हे गाइस, एटम ऐसा दिखता है अलग अलग ऑर्बिट्स के साथ। उसके बाद सबने कहा ठीक है फिर भाड़ में जाओ गिलबर्ट, एटम ऐसा दिखता है। तो आई गेस एटम ऐसा ही दिखता है। नहीं, ये है लुइस डी ब्रोई। इन्होंने इस सब के बीच में आके बोला, ओए चूतियों, इलेक्ट्रॉन्स भी वेव्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। इस पर नील्स बोर और उनके दोस्त हाइजेनबर्ग ने बोला, तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व होने के बाद एक पार्टिकल बन जाते हैं और उससे पहले वो अपने वेव फॉर्म में एक से ज्यादा जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। जो कि इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि द होल साइंटिफिक कम्युनिटी वेंट, ओए चूतियों, आइंस्टाइन बोले, ये क्या वो लगा रखा है, चीजें एक से ज्यादा जगहों पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। जिस पर नील्स बोर का जवाब आया, आइंस्टाइन, डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू। इसके बाद क्लासिकल और क्वांटम फिजिसिस्ट्स के बीच में एक स्प्लिट हो गया, जिसके बाद आइंस्टाइन ने श्रोडिंगर को बुला लिया। इन्हें बिल्लियों से बड़ी नफरत थी फॉर सम रीजन। एनीवे, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाया जो कि उनके हिसाब से नील्स बोर और उनके गैंग की क्वांटम थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाली थी। इक्वेशन खत्म करके अगले दिन वो आए और सबके सामने बोले, ओए चूतियों, ये देखो मेरा इक्वेशन। लॉल, अब तो मान जाओ कि तुम लोग हार चुके हो। क्वांटम गैंग ने इक्वेशन को यूज किया और टर्न्स आउट एक्चुअली श्रोडिंगर का इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्प्रूव करने की जगह उसे और ज्यादा प्रूव करता है। इसके बाद श्रोडिंगर ने एक छोटे बच्चे की तरह रेज क्विट कर दिया। यार तुम लोग चीटिंग करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, बाय। इन सब के काफी टाइम बाद रिचर्ड फेमन आए और इन्होंने अपने फेमन डायग्राम्स दिए और इसके बाद चीजें ज्यादा आगे बढ़ी नहीं। बीच में हाइजेनबर्ग की स्ट्रिंग थ्योरी आई लेकिन वो चली नहीं। फिर आई सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, पर वो भी नहीं चली। और आजकल मार्केट में एम थ्योरी चल रही है, जिसे 11 स्पेशल डायमेंशंस चाहिए अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को काम करवाने के लिए। What the fuck? और हाँ, इसके अलावा एक मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी भी है जो कि कहती है कि पैरेलल यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। Fuck! तो क्या अब हमने क्वांटम मैकेनिक्स को फिगर आउट कर लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
पिछले कुछ सालों से हम लोग ब्लैक होल्स के फोटो शूट करने में और हाईटेक सेक्स रोबोट्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अब एक ऐसी चीज लगने लगी है जिसे हम कभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने दिमागदार हो कि इसको अच्छे से समझ सकते हो तो प्लीज जाके मिचियो काको को समझा दो कि उनकी स्ट्रिंग थ्योरी एकदम टट्टी है। अगर नहीं तो तुम हमेशा ट्विटर पे एक अकाउंट बना सकते हो जिसके बाद तुम्हें हर एक टॉपिक पर ओपिनियन देने के लिए इन्फिनिट नॉलेज और एक्सपर्टीज मिल जाएगी। बाय।